हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स और उसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लोग देख लिए थे। अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। डाटा दिया हुआ है, डाटा के आधार पे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं बस उसको ध्यान से समझना है। यदि एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस में भी कोवलेंट रेडियस जो कि पिकोमीटर में गिवन है, नाइट्रोजन का 70 पिकोमीटर, फास्फोरस 110, आर्सेनिक 121, एंटीमनी 141 और बिस्मथ का 148। तो क्या देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज वह इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा होगा? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। नाइट्रोजन में 2 सेल है, फास्फोरस में 3 है, आर्सेनिक में 4, एंटीमनी में 5, बिस्मथ में 6। अब अपने ही जरा देखो कि मान लो किसी एटम में ऐसे 2 सेल्स हैं तो इसका एटॉमिक रेडियस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो अब मान लो कि किसी में यही 3 सेल हो जाए तो अब तो रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण ही एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the atomic radius increases due to the increase of number of cell। अब यदि आप कंपैरिजन करोगे ग्रुप 15 एलिमेंट का ग्रुप 14 से तब क्या होगा? जैसे मान लो आप ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स हैं कार्बन वगैरह, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सबसे कंपेयर करो आप। तो नाइट्रोजन के बगल में है कार्बन, फिर यहाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और यहाँ है लेड। तो कार्बन के तुलना में यदि नाइट्रोजन के साइज को कंपेयर करें तो क्या होगा? किसका साइज ज़्यादा होगा या किसका साइज कम होगा? तो ये है ग्रुप 14 का, ये है 15 का। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं वह कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यदि लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा और इधर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो ये ज़्यादा इधर अट्रैक्ट हुआ और जब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो साइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हाइयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, दैट इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स of group 15 elements experience greater attraction towards the nucleus and hence the size of group 15 elements is smaller than the corresponding element of group 14। कि ग्रुप 15 एलिमेंट का जो साइज होगा वह 14 के तुलना में क्या होगा, छोटा। और क्यों छोटा हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया न्यूक्लियस के तरफ और इसलिए साइज जो है उसका डिक्रीज कर गया। तो वेरिएशन एग्जाम में आता है तो वेरिएशन ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं। 2 प्रकार से वेरिएशन याद रखोगे, एक अलोंग द पीरियड जिसमें आप पीछे वाला ग्रुप से कंपेयर करोगे और दूसरा डाउन द ग्रुप जो कि उसी ग्रुप में देखोगे। तो ये जनरल वेरिएशन है जो हम लोग क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले यूनिट में भी डिस्कस किए हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उसके चलते साइज घटता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं और इसलिए एटॉमिक साइज जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसको आप याद रखोगे, बस एक लाइन में ऐसे लिख देना है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव अ स्मॉलर साइज देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। On moving down the group from nitrogen to bismuth, atomic radius increases due to the increase of number of cell।
इतना बात याद रहेगा। अब आयनिक रेडियस की बात करें तो देखो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स हैं इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में बताए थे कि नॉन मेटेलिक नेचर के हैं। आर्सेनिक, बिस्मथ मेटेलॉइड है, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी, और बिस्मथ जो है वह प्योर मेटेलिक नेचर का है। अब जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं वे तो नेगेटिव आयंस बनाते हैं, मेटल के एटम्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक जो है ये सभी ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयंस हैं, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ में जाओगे तो ये सभी ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन है। ट्राइवैलेंट मतलब कि 3 प्लस है और यहाँ ट्राइवैलेंट मतलब 3 माइनस हो गया सब पे। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि जो एनायंस होते हैं, एनायंस का जो साइज होता है वह केटायन के तुलना में बड़ा होता है। अब एनायन का साइज केटायन के तुलना में बड़ा क्यों होता है, तो वही सारा कहानी है कि एनायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के पास कम चार्ज पहुंचता है, तो अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कम होगा, और जब अट्रैक्ट कम होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन कम लेकिन रिपल्सन ज़्यादा, तो साइज क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा। तो ये जो तीनों ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयंस हैं, ये तीनों का आप देखोगे रेडियस तो ये दोनों ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन से ज़्यादा है। और रीजन बता दिए कि नेगेटिव आयन है मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा अट्रैक्शन की तुलना में, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वे फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे मतलब साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस समय पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम, और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब जरा ऐसे सोचो ना इसको कि जैसे बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 था तो इसमें 83 प्रोटॉन्स और 83 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ 3 प्लस आया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हट गए, तो अब बचा कितना, 80 इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे तो पर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। वहाँ 83 यूनिट बट रहा था 83 इलेक्ट्रॉन्स में, अब यही 83 यूनिट चार्ज बट रहा है मात्र 80 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या था कि जैसे फास्फोरस आप लेते हो एटॉमिक नंबर 15, तो 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 3 माइनस आया तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप और जोड़ दो तो 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उतना ही है 15 ही, मतलब न्यूक्लियर चार्ज वही है, बस इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो पर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन भी होगा, तो रिपल्सन होने से साइज एक्सपैंड करेगा, और जब साइज एक्सपैंड करेगा तो रेडियस इसका इंक्रीज कर जाएगा। अब यदि ये तीनों में कंपैरिजन करोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो तीनों ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयंस हैं, एनायंस हैं, तो डाउन दी ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, तो उस हिसाब से साइज बढ़ेगा। अब ये दोनों में साइज नहीं बढ़ा ये तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव आयन है। हाँ, ये दोनों पॉजिटिव आयन को आपस में कंपेयर करोगे तो एंटीमनी से तो बड़ा बिस्मथ वाला आयन हो ही गया। तो यह हर ग्रुप के लिए कॉमन है, और अच्छे से इसको दिमाग में आप फिट कर लोगे कि क्या वेरिएशन होता है साइज के रिस्पेक्ट में। और ये कॉमन सी बात है कि नेगेटिव आयन का साइज पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होगा। अब नेगेटिव आयंस ही सभी हैं तो फिर जिनमें सेल का संख्या ज़्यादा होगा उनका साइज अधिक होगा। जैसे N ट्रिपल माइनस, P ट्रिपल माइनस, AS ट्रिपल माइनस, तीनों पर 3-3 माइनस है। लेकिन नाइट्रोजन में 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसलिए तीनों का आयनिक रेडियस इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। और ई दोनों का देखोगे तो पॉजिटिव है तो साइज तो कम होगा ही, लेकिन इसमें 5 सेल तो इसमें 6, तो फिर इसमें सेल बढ़ रहा है तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एकदम इसको ध्यान में रखिएगा। आयनिक रेडियस मतलब पहले आपको जानना होगा कि वह कौन सा आयन के रूप में है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, और तब आप रेडियस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यह एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई हुआ, जिसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ग्रुप 14 के तुलना में एटॉमिक साइज छोटा होता है 15 का, लेकिन इसी ग्रुप में जब डाउन दी ग्रुप हम लोग जाते हैं तो डाउन दी ग्रुप जाने से साइज जो है इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण। आयनिक रेडियस की बात करेंगे हम लोग तो जो पॉजिटिव आयंस हैं
उनका रेडियस कम होगा, नेगेटिव आयंस का रेडियस ज़्यादा होगा। अब बात करें हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की। एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का ग्राउंड स्टेट में उसका जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो कम से कम एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यह जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन साइज बढ़ रहा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो कि दो एटम्स हम लोग कंपैरिजन के लिए लें, एक ऐसा और एक में 3 सेल ले लो, ऐसा। इसका आउटर मोस्ट सेल हुआ ई तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटना है, इसका आउटर मोस्ट सेल हुआ ई तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटना है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नज़दीक है तो जाहिर सी बात है इधर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो जेड इफेक्टिव है वह अधिक होगा। यह इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो इधर ही कम अट्रैक्शन फील करेगा और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। तो जब इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ से निकालना तो आसान होगा। इसका मतलब जो यहाँ एनर्जी लगेगा वह कम लगेगा, लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ जो एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में वह ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। तो वही लिखे हैं कि साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज इसका छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, माने साइज है कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ज़्यादा। इसमें क्या है कि साइज इसका बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो ये तो साइज के आधार पे हुआ, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पे कर रहे हैं तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगा कम। तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही हम लोग को याद रखना है, बस इस 2 लाइन को याद रखिएगा आप लोग कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये तो 2 फैक्टर्स हुए, एक फैक्टर और होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, और वह होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसमें क्या है कि यदि किसी एलिमेंट का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब हुआ कि आइदर हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, तो ये दोनों जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स हैं जिसको हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। और यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि किसी एलिमेंट्स के हैं तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से और अच्छे से समझ में आएगा। कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं और ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ कार्बन ले लो, यहाँ नाइट्रोजन ले लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7। कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2 और 4, इसका 2 और 5 बना दो। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन
और अगला सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। इसका पहला सेल में 2 और सेकेंड सेल में 5, 1 2 3 4 5। तो एक जो है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक बात जो है ठीक है कि जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा किससे, कार्बन से। और जब नाइट्रोजन का साइज छोटा है कार्बन से, हम लोग को इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है, लास्ट सेल का, दिस वन। तो यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नज़दीक है तो निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इसके तुलना में थोड़ा दूर है तो कम एनर्जी। तो यहाँ कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा और नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वह ज़्यादा होगा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हाइयर आयोनाइजेशन एनर्जी देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड अ स्मॉलर साइज। और इसके कारण क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ग्रेटर अट्रैक्शन टुवार्ड्स द न्यूक्लियस एंड हैज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव सच ए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पे इसको हम लोग ऐसे समझ करके रखेंगे। व्हाट अबाउट ग्रुप 16? यदि आप ग्रुप 16 से कंपेयर करोगे ऑक्सीजन 2 और 6, तो ऑक्सीजन का साइज तो और छोटा होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो ऑक्सीजन का साइज तो नाइट्रोजन से भी छोटा होगा भाई, तो इसका तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं। ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन एनर्जी 14 वाला से भी ज़्यादा होता है, 16 वाला से भी ज़्यादा होता है। 14 से ज़्यादा हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, रेगुलर ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन ग्रुप 15 से तो छोटा साइज है 16 का, ग्रुप 15 से ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 16 का, तो उस हिसाब से 16 का ज़्यादा होना चाहिए और 15 एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, दिस 2p3 2p सबसेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, 2p सबसेल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। लेकिन ऑक्सीजन में आओगे तो 1s2 2s2 2p4, 2p सबसेल इज नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड। ऐसा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज के मामले में ऑक्सीजन डोमिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे हम लोग चल रहे हैं, तो नाइट्रोजन दैट इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हैज अ स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हेंस दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन which corresponds to higher ionization potential और ionization energy। कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो यह इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, भले ही इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन से कम है, साइज बड़ा है, ये मैटर नहीं करेगा। यहाँ मैटर कर जाएगा क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ग्रुप 15 एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी 14 से तो ज़्यादा होगा ही क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा है। 16 से भी ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एक चीज़ यहाँ और समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का भी 2p4 है तो ना हाफ फिल है ना फुल फिल, लेकिन यदि यह ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो प्लस बन जाता है तब यह स्टेबल हो जाएगा। यहाँ 2p4 था और इसका 2p3 है, O प्लस का 2p3 है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन पहले से स्टेबल है। तो पहले से स्टेबल है तो अभी इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, लेकिन ऑक्सीजन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है किससे? नाइट्रोजन से, इस रेस्पेक्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो कम एनर्जी लगेगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कहलाया आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अभी जो O प्लस बना है, अब यदि तुम इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे
तो 2 प्लस आएगा और यहाँ जो एनर्जी लगेगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 को कंपेयर करोगे ऑक्सीजन के लिए, तब इस ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है विल बी मच ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो ऑक्सीजन स्टेबल हो रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकाले तो स्टेबल से अनस्टेबल हो जा रहा है। तो सेकेंड केस में इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बहुत कम होगा। और वही नाइट्रोजन की यदि बात करें हम लोग, नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन शुरू में ही स्टेबल है या शुरू में ही इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा। ऐसे नाइट्रोजन ये अभी ही P3 है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा N+ और हो जाएगा P2। तो यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगेगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल हो जा रहा है। हाँ, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, अनस्टेबल हो ही गया, तो एगो और भी निकाल दोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1+ और ही आ जाए, P1 बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऐसा। तो यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे अब मिला करके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ऑक्सीजन, बट आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ नाइट्रोजन विल बी लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन। एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होता है? तो सब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक्सप्लेन करोगे कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, तो वह इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करना चाहेगा, जबकि ऑक्सीजन का वैसा नहीं है तो वह इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, फर्स्ट वाला। जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों से हटेगा तो ये बनेगा N+, ये बनेगा O+। अब N+ और O+ की बात करेंगे हम लोग, तो O+ का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बहुत कम हुआ N+ से, और जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी कम होता है उसी का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए? तो यह पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग यदि बात करें केवल ग्रुप 15 की, 14 से ज़्यादा, 16 से भी ज़्यादा, कौन सा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नॉट सेकेंड, ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। और 14 के तुलना में तो इसका फर्स्ट सेकेंड दोनों ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच वन हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और डी नंबर में कोई बीच का एलिमेंट दे दे, सिलिकॉन दे दे, ऐसा। किन चारों में से किनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन इजीली कंक्लूड दैट दिस नाइट्रोजन विल हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस वन विल बी द आंसर। अब जब डाउन द ग्रुप जाओगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है कि साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेज। साइज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन क्या, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस एट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जब वह लेस एट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस की तरफ तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना।
न्यूक्लियस और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाना, और उससे क्या होगा कि जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो वहाँ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कम होगा, और जब कम अट्रैक्ट होगा तो उसका वहाँ से निकलना आसान होगा और एनर्जी कम लगेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज और डिक्रीज ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यदि वैल्यू की बात करें हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू इन सारे एलिमेंट्स का, तो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वह होता है 1402 किलो जूल पर मोल, इसका 1012, 947, 834 और इसका 703 ऐसा। तो डाटा से साफ क्लियर हो जा रहा है कि नाइट्रोजन से कम है फास्फोरस का, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी और उससे भी कम क्या है बिस्मथ का है। अब यदि हम लोग बात करें एक ही एलिमेंट के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो क्या एक ही एलिमेंट के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो क्या होगा। जैसे अभी हमने देखा कि एंटीमनी और बिस्मथ पर 3-3 प्लस चार्ज था, तो मान लो कि एंटीमनी है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्लस आया, एनर्जी लगेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालो तो एक और प्लस आएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक बार एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दो तो 3 प्लस आ जाएगा और निकाल आएगा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट अबाउट दीज 3, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3। इन तीनों के बारे में आप यहाँ से क्या कहोगे कि क्या वेरिएशन होना चाहिए इन सबों में यहाँ। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा एटम से, पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, और जब पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हो कि एंटीमनी का साइज यदि इतना बड़ा है तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और मोनोवैलेंट केटायन बना तो केटायन का साइज एटम से छोटा होता है, तो इस Sp+ का साइज उससे छोटा होगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकला, एक और पॉजिटिव आया तो साइज और भी छोटा हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना है, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, बीच में सब में न्यूक्लियस है। तो अब ज़रा देख लो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, तो दिस वन न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगा निकलने के लिए, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और इससे भी ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 3। किसी भी एलिमेंट के लिए जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है इसी ऑर्डर में बढ़ता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा क्या होता है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को काफ़ी डिटेल में हम लोग देखें, हर ग्रुप्स में यही चीज़ आएंगे। ग्रुप 16 में जाओगे, 17 में जाओगे तो यही चीज़ आना है कि कंपैरिजन करना है पीछे वाला ग्रुप से, आगे ग्रुप से, और विद इन द ग्रुप कि क्या वेरिएशन हो सकता है। और उसके लिए फैक्टर्स आप याद रखोगे कि एटॉमिक रेडियस का बात किया जा रहा है तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया जा रहा है तो यह किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उस फैक्टर्स के आधार पे जो है आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो 2 प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई और आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज और हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, जिसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।